प्यारे बच्चों, जय हिंद। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है तो पूरे वर्ग के औसत स्कोर क्या होगा। तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे लड़के कितने हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हैं हमारे पास कितने, 30, और इन 30 लड़कों का औसत कितना है, 80। तो अगर हम 30 को 80 से गुणा कर दें तो ये लड़कों का कुल स्कोर आ जाएगा, जो कि होगा 8 तिया 24 और 2 जीरो। ठीक है। इसी तरह हम लड़कियों का अगर हम कुल स्कोर निकालना चाहें तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 20, और इनका औसत स्कोर है कितना, 90। तो 20 और 90 को अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1800। अब देखिए, अगर हम ये देखें तो लड़के कितने थे, 30, और लड़कियां कितनी हैं, 20, यानी 30 और 20 50, और इन 50 लड़के और लड़कियां मतलब कुल मिलाकर के इनका कुल स्कोर अगर हम देखें तो कुल स्कोर के लिए हमें क्या करना होगा, 2400 और 1800 को जोड़ना होगा। तो 24 और 36, 2 32 और 10 42, तो ये कितना हो गया, इसका कुल स्कोर 4200 हो गया। अब देखिए, इसमें पूछा गया है पूरे वर्ग का औसत स्कोर कितना होगा। तो हम पूरे वर्ग का औसत स्कोर ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर बराबर क्या हो जाएगा, कुल स्कोर ऊपर लिख देंगे हम, ठीक है, और कुल स्कोर कितना है 4200, और बटे में हम लिख देंगे संख्या, यानी वर्ग में, पूरे वर्ग में कितने हैं, 30 लड़के और 20 लड़कियां, यानी 30 और 20 50, तो बटे में हम 50 लिख देंगे। अब देखिए, 0 से 0 कटा और 5 से काट लीजिए, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, यानी 84। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो इससे हम एक सेब की कीमत निकाल लेंगे और उसमें 3240 को गुणा कर देंगे तो हमारी 3240 सेबों की सीपी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक सेब की कीमत कैसे निकालेंगे हम, 7/12, तो इससे हमारी एक सेब की कीमत आ जाएगी $7/12, और इसको अगर हम 3240 से गुणा कर देंगे तो ये 3240 सेबों की कीमत आ जाएगी डॉलर में। तो इसको काट लीजिए, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे कितने बचे 8, और 12 सत्ते 84, और 0 का 0, तो ये कितना हो गया 270 गुणा 7। इसको कर लीजिए, 7 0 0, 7 सत्ते 49, 7 क्या है 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कितना आ गया हमारा जो सीपी आया, सीपी आ गया हमारा डॉलर में $1890। ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया। अब हम इसका एसपी निकालते हैं। तो एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो वो कह रहा है कि इसमें से 10% सेब क्षतिग्रस्त हो गए, इसका मतलब 90% बचे। कितने बचे, 90% बचे। तो पहले तो हम 3240 कुल सेब थे और उसका 90% अभी बिकने लायक बचे हैं। तो 90/100, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब 9 को इसमें गुणा कर लीजिए, तो 9 चौके 36, 7 क्या है 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 7 क्या है 2, 9 तो 27 और 2 29, यानी 2916। तो 2916 सेबों का हम एसपी निकाल लेंगे। तो 2916 सेबों का एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, 2916 सेब यहाँ लिखेंगे और इनको गुणा कर देंगे एक सेब के एसपी से। अब देखिए, एक सेब का एसपी हम कैसे निकालेंगे, $2 प्रति सेब, 3 सेब दिया हुआ है, $2 प्रति 3 सेब, प्रति का मतलब बटे में, तो $2/3 एक सेब की कीमत हो गई, कितनी हो गई, $2/3 एक सेब की कीमत हो गई। तो कुल 2916 सेब की कीमत निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, और इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27 बचे, यहाँ पे 2 21 हो गए, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अब हम इसको 2 से यहाँ गुणा कर लें तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14 के 4, हाथ से लाई 1, और 2 नाम 18 और 1 19। तो आप देखें कि यहाँ पे ये $1944 आ गया इसका एसपी। अब देखिए 1944 चूंकि ज़्यादा है, यानी एसपी ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ होगा, इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी जो कि है $1944 माइनस सीपी जो कि है $1890। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 और 44 54, तो $54 ये आ गया। ठीक है, $54 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना था। तो चूंकि प्रॉफिट आया है तो हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना था, $54 का, और बटे में सीपी हमारा कितना है 1890
डॉलर तो 1890 बटे में आ जाएंगे और गुणा में 100 आ जाएगा, तो इससे हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0 से तो 0 कट गया, अब 9 से काट लीजिए तो 9 छक्के 54 और यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, अब फिर 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब अगर हम इसको 2 को 10 से गुणा कर दें तो ये 20 तो ऊपर आ जाएगा और बटे में 7 रहेगा। इसको सही बटे में तोड़ लेते हैं तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितने बचे 6, तो 2 सही 6 बटे 7, यानी 2 सही 6 बटे 7, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 सही 6 बटे 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? तो इसमें 3% की बर्बादी है, यानी 97% इस बड़े वाले गोले का जो यूज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी धातु को पिघला करके कोई दूसरा आकार दिया जाता है तो उनके आयतन वही के वही रहते हैं, लेकिन इस प्रश्न में क्लियर कट कहा गया है कि 3% की बर्बादी हो रही है, यानी हम इसका बड़े वाले गोले का 97% भाग लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि बड़े वाले गोले की, मान लेते हैं कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, जो कि हमें दी है, व्यास दिया हुआ है यहाँ पे 15, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15/2 सेंटीमीटर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, छोटी जो कांच की गेंदें बनाई जा रही हैं, तो कांच की कितनी गेंदें बनाई जा रही हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कांच की गेंदें जो बनाई जा रही हैं वो संख्या में n होंगी। कितनी होंगी? n होंगी। तीसरी बात, हम जो छोटी वाली गेंदें बनाई जा रही हैं उनकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं और यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा और इसका दशमलव अगर हटाते हैं हम तो ये हो जाएगा 15 बटे में 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आपको आ गई होगी। तो अब इसमें सिर्फ सूत्र लगाना है, तो सूत्र कैसे लगाएंगे हम? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 गुणा पाई और गुणा में r क्यूब यानी कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल R लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15/2 को 3 बार लिखना पड़ेगा r क्यूब को, यानी 15/2 और गुणा में 15/2 और गुणा में 15/2। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया। अब वो कह रहा है कि इसका सिर्फ 97% यूज हो रहा है, क्योंकि 3% तो बर्बाद हो रहा है, तो इसका 97% यानी 97/100 आयतन से छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं और छोटी गेंदों का सूत्र तो वही है 4/3 पाई r क्यूब, बस इसमें स्मॉल r ले लेंगे। यहाँ अपन ने कैपिटल R लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम गेंदों की संख्या यानी n ले लेते हैं, तो n को गुणा कर देंगे 4/3 गुणा पाई और गुणा r क्यूब यानी स्मॉल r क्यूब, तो ये हो जाएगा 15 और बटे में कितना है 100 और गुणा में इधर 15 और बटे में कितना है 100 और यहाँ पे भी गुणा में 15 और बटे में 100। तो इस तरह से हमने 3 बार इसको ले लिया। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 15 से 15 कटा, 15 से ये 15 कटा, 15 से ये 15 कटा और यहाँ पे देखिए 100 से ये 100 काट देते हैं। अब देखिए 2 से काटेंगे इसको नीचे वाले को तो ये 50 बार कटेगा। ठीक है, 2 से कट गया। अब इस 2 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा और फिर इस 2 से काटेंगे इस 100 को तो ये 50 बार कटेगा। तो अब देख लीजिए अब हमारे पास क्या बचा, देखिए इस साइड में n तो ये ऊपर है तो हम n लिख लेते हैं और बराबर में यहाँ कैंची गुणा करेंगे तो ये 97 गुणा और ये कितना है 50 गुणा 25 यानी 25 पंजे 125, तो ये हो गया 1250। 1250 97 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 97 और गुणा में 1250। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 1250 को हम 97 से गुणा कर लेते हैं तो इस तरह से ये आ जाएगा 7 0 0 7 पंजे 35, हाथ क्या है 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हाथ से लाया 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 0 0 9 पना 45 के 5 आए, हाथ से लाया कितना 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ क्या है 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो इस तरह से इनको जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 और 5 12, हाथ चलाई 1, 8 और 1 9 और 2 11 और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया और 1 का 1 हो गया यानी 121,250 यानी 1,21,250 इससे कांच की गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 43 वर्ष है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्तमान में जो इनका
वर्तमान में पिता और पुत्र का जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पिता यानी फादर और पुत्र सन, तो यहाँ पे अगर पुत्र की उम्र 1 इकाई है तो उसकी 4 गुनी उसके पिता की उम्र है। ठीक है, ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। लेकिन वो कह रहा है कि उसकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 वर्ष था। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी 4 वर्ष बाद में फादर की और सन की यानी पिता और पुत्र की आयु का जो योग था कितना, 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना था, 43 वर्ष था। तो अगर हमें वर्तमान इसकी उम्र निकालनी है, क्या निकालना है हमें, वर्तमान अगर इसकी उम्र निकालनी है तो वर्तमान यानी 4 साल पीछे जाएंगे हम, तो 4 वर्ष तो पिता की उम्र कम हो जाएगी और 4 वर्ष पुत्र की उम्र कम हो जाएगी। यानी वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, इसमें से 43 में से हमें 8 माइनस करने पड़ेंगे, 4 पिता के लिए और 4 पुत्र के लिए। यानी वर्तमान में पिता प्लस पुत्र की जो उम्र होगी, पिता प्लस पुत्र की उम्र कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। 43 में से 8 घटाए तो 35 वर्ष होगी। अब देखिए इनका रिलेशन हम देखें अगर, तो देखिए यहाँ पे 1 इकाई और 4 इकाई अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये होता है 5, यानी 5 इकाई यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, वो कितनी है, 35 वर्ष। तो 5 यूनिट बराबर है 35 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष हो जाएगा। अब हमें बस आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पुत्र और पिता की उम्र निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 1 गुणा 7 बराबर 7 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू है 7 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 7 यानी ये हो गया 4 सत्ते 28 वर्ष। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, पुत्र की उम्र कितनी हो गई, पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 7 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 7 वर्ष। और पिता की उम्र कितनी हो गई, 7 चौके 28 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 7 तथा 28 वर्ष, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। 10 श्रमिकों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक श्रमिक 5वें दिन आया, यहाँ पे नोट कर लें। और 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो ये दिन पूछे हैं। ठीक है, कुल कितने दिन लगेंगे 12 टेबल बनाने में। तो इसमें हम एक सूत्र का याद रखें, MDH/W। ठीक है, तो इसमें ओवर तो है नहीं, तो इसलिए हम MD/W का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें चूंकि यहाँ पे क्या करेंगे, M1D1/W1 बराबर M2D2 प्लस M3D3 और अपॉन में W3। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 दिन बाद और कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसलिए हमें 2 इसके वो लेने पड़े। ठीक है, तो अब हम देखें तो M1 यानी यहाँ पे श्रमिक, तो श्रमिक कितने थे, 14, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14। और गुणा में D यानी दिन कितने हैं, 5, तो बटे में 5, वो गुणा में 5। और W यानी वर्क कितना है, 10 टेबल बनाने का काम है, तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M2 यानी क्या हुआ, 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया, तो 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया और 5वें दिन एक और श्रमिक आ गया। इसका मतलब 10 श्रमिकों ने 4 दिन काम किया, तो 10 गुणा 4 धन। अब एक श्रमिक और आ गया, तो अब श्रमिक कितने हो गए, 10 और 1 11 श्रमिक हो गए। और माना कि 11 श्रमिकों ने मिलकर के, क्योंकि इसमें दिन नहीं दिए कि कितने दिन और लगेंगे, तो हम मान लेते हैं 11 श्रमिक और आ गए, तो बाकी का जो काम बचा था उसमें X दिन लगेंगे। और बटे में हमें कुल टेबल कितनी बनानी थी, 12 टेबल बनानी थी, तो बटे में हमारा ये 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब इसको काट लीजिए, तो ये 14 गुणा 6, कैंची गुणा करेंगे तो 14 गुणा 6 यानी 14 6 84 और बराबर 10 चौके 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। और धन में यहाँ पे 11 गुणा X यानी 11X आ गया। 40 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 40 और बराबर में कितना आ जाएगा, 11X आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 84 में से 40 गए तो बचे 44 और बराबर 11X। तो ये 11 नीचे जाएगा तो ये अपोन में जाएगा तो कट जाएगा, 11 चौक 44 यानी X बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। X बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 दिन आए। ये किसके आए, जब हमने एक लेबर और बढ़ा दी, मतलब हमने 11 लेबर कर दी, तब 4 दिन लगे हमें। लेकिन 10 लेबर पहले से ही 4 दिन काम कर चुके थे, तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो कुल कितने दिन हुए, तो कुल दिनों की संख्या बराबर 4। तो पहले दिन काम हो चुका था, उसके बाद 4 दिन और हुआ यहाँ से, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 दिन हो गया। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ये 4 + 4 8 दिन आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन
4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। देखिए, यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, जब हमें सम संख्याएं दी हैं और कितनी दी हैं, 4 दी हैं, तो 156 और बटे में हम 4 कर दें तो 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 बचे, 4 नाम 36 यानी 39 आया। अब देखिए 4 संख्याएं थी और वो भी कैसी हैं, सम है, तो 39 सम संख्या तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का नंबर है यानी 39। तो सम क्या होगी, 39 में 1 जोड़ेंगे तो सम यहाँ पे 40 आ जाएगा और 39 में से 1 घटाएंगे तो 38 सम यहाँ पे आ जाएगी और इससे पहले यहाँ पे 36 आ जाएगी। लेकिन इसने तो पूछा है सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा सदस्य चौथा वाला है, तो इस 40 में 2 और जोड़ दीजिए यानी 42 आपका सबसे बड़ा सदस्य हो गया। वैसे इसमें आपको चारों की आयु पता चल गई, सबसे पहला वाला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन उसने सबसे बड़े सदस्य की आयु पूछी है तो हम यहाँ पे 42 यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या है, 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है। अब 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है तो माध्य 0.4 तक बढ़ जाता है जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है। तो नया मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें नया मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 20 के एक समूह का कुल मान निकाल लेते हैं। तो कुल मान कैसे निकालते हैं, इसमें समूह में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 20 गुणा और इसकी समूह का औसत कितना है 15.8। तो 15.8 को हम 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 31, 316 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 316। ठीक है, ये 316 हो गया। अब हम क्या करेंगे 21 सदस्यों का, क्योंकि वो कह रहा है कि एक माध्य जो है 0.4 तक बढ़ जाता है यानी माध्य अब बढ़ गया। अब कितना हो गया 0.4 और बढ़ गया यानी 5.8 में प्लस करना है हमें 0.4। और कब बढ़ रहा है वो, जब एक माध्यमान समूह में जोड़ दिया जाता है। तो जब एक और आ गया तो अब 21 हो जाएंगे, तो अब 21 का हम निकाल लेते हैं। तो 21 का क्या होगा, 21 का गुणा करेंगे हम किससे, 15.8 तो पहले ही था और इसमें प्लस कर देंगे हम, माध्य कितना बढ़ गया 0.4। ठीक है, तो इनका हम जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 गुणा में और ये 15.8 16, 16.2, तो 16.2 21 से गुणा करेंगे। तो 16.2 को जब हम 21 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, हाथ क्या है 4 और 21 छक्के 126 और 4 130, 13 और 21 से कम 21 और कितना हो गया 21 और 3 24 और 10 34, तो ये कितना हो गया 340 हो गया, ये 34 हो गया तो 340 हो गया। तो ठीक है, तो ये 21 का कुल मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें नया मान निकालना है। तो हम नया मान निकाल लेंगे। तो नया मान कैसे निकालेंगे हम, 340.2 जो हमारा वैल्यू आया था कुल मान, उसमें से हम 316 यानी 20 के समूह का मान को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0.0 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2 दशमलव लग गया, 10 में से 6 गए 4 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और यहाँ पे ये तो कुछ नहीं बचा, तो ये कितना हो गया 24.2 यानी 24.2 नया मान होगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इमरान और अकबर की उम्र का इसमें अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमरान और अकबर, इनकी उम्र का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पे 3:4 लिख लेते हैं। ये क्या है, इसका वर्तमान में अनुपात है इसका, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट में ये अनुपात है। वो कह रहा है कि 16 वर्ष बाद यानी 16 वर्ष बाद क्या पोजीशन बन रही है, 16 वर्ष बाद वो कह रहा है कि इमरान और अकबर की आयु का जो उम्र का जो अनुपात है वो हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक कर लें। तो यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 बचे, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 बचे, यानी दोनों में अंतर बराबर आ रहा है, यानी हम डायरेक्ट ही इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंतर है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वर्तमान से 16 वर्ष यानी 16 वर्ष, रियल वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू है 16 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 × 16 यानी 8 वर्ष। क्या होगी 8 वर्ष। अब हमें निकालनी है इसमें इमरान की। तो इमरान तो ये रहा, इमरान ये है, और ये कौन था, अकबर था। तो इमरान की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इमरान का वर्तमान कितना था 3,
तो इमरान की वर्तमान कितनी थी 3, तो इमरान की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 8 बराबर 24 वर्ष, यानी ये 24 वर्ष जो है इमरान की वर्तमान आयु होगी कितनी, 24 वर्ष है, और इसमें ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए, बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर ए बी सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, यानी ए धन बी धन सी बराबर, अब ये 3 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे औसत दिया हुआ है, तो 3 गुणा 55 यानी ये कितना हो गया 165 किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार दिया हुआ है इसमें ए और बी का औसत वजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी का औसत वजन, तो ए प्लस बी मतलब 2 है और इनका औसत वजन कितना दिया है 50, तो यहाँ पे 2 गुणा 50 हो जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 100 किलो, ठीक है, ये आ जाएगा 100 केजी, ठीक है। अब वो कह रहा है बी तथा सी का औसत 60 किलोग्राम है, तो बी और सी को जोड़ देते हैं, तो इसमें भी 2 हैं, तो 2 गुणा 60 यानी बी और सी का मिला करके कुल वजन कितना हो गया 60 दूनी 120 किलोग्राम, ठीक है। अब 120 किलोग्राम हो गया। अब लेकिन हमें तो बी का निकालना है, तो पहले हम ए इसमें से ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दें हम बी प्लस सी को, तो इससे हमारा ए का वजन निकल आएगा। तो हम पहले ए का वजन निकाल लेते हैं। तो ए का वजन बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का वजन 165 माइनस बी प्लस सी का वजन जो कि है 120, तो इसको घटा दें तो ये आ जाएगा 45 किलोग्राम। अब हमें क्या करना है, अब ए प्लस बी का वजन हमें पता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी का वजन है 100 किलो, ठीक है, 100 केजी है। इसमें हम ए की वैल्यू रख दें, तो ए कितना है 45 और प्लस है इधर बी और बराबर कितना है 100, तो बी बराबर बी का वजन कितना आ जाएगा 100 माइनस 45 यानी 55 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 55 किलोग्राम। तो 55 किलोग्राम यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स, देखिए 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 वस्तुओं का मतलब गुणा और लागत मूल्य यानी सीपी, और ये किसके बराबर है 10 वस्तुओं के का मतलब गुणा और विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे सीपी और बटे में अगर हम इसको एसपी को ले आए क्योंकि ये गुणा में है, तो बटे में एसपी और बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 या 15। सीपी कितना हो गया 2 और एसपी हो गया कितना 3। देखिए सीपी 2 और एसपी 3, इसका मतलब प्रॉफिट यानी लाभ कितना हुआ 3 माइनस 2 बराबर 1। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 1 यूनिट और बटे में सीपी कितना था हमारा 2, तो बटे में 2 और गुणा में 100% निकालना है। तो 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया बराबर 50%, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्क्स स्पीड एक ही समय की अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा की साथ दुगनी दूरी तय कर सकता है। तो अब देखिए इसको ध्यान से हम समझें कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि मार्क स्पीड जो है उसका तैरने की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति y किलोमीटर है। हालांकि धारा की इसमें दी हुई है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर हम मान लें तो धारा की दिशा में जब मार्ग की चाल होगी तो मार्ग चल, देखो धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, धारा भी उसी दिशा में जा रही है और मार्ग भी उसी दिशा में जा रहा है, तो ये क्या है प्लस हो जाएगी, यानी मार्ग की जो चाल है उसमें धारा की चाल भी प्लस हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी x और प्लस धारा की चाल कितनी है इसमें 2 है, तो यहाँ पे x प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरा अगर हम देखें कि विपरीत दिशा में चाल में क्या होगा, मार्ग की चाल x माइनस y होगी यानी x माइनस 2 होगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लें कि चाल बराबर क्या होता है, देखिए स्पीड यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी और बटे में समय। तो अगर हम इसको चाल को देखें यानी x माइनस 2 क्या है, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है, तो ये चाल है x ऋण 2
और बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम यहाँ पे d मान लेते हैं, माना कि दूरी d है और टाइम को t मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो d को हम इधर ले जाएं तो सॉरी t को यहाँ पे ले जाएं तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टाइम यानी समय बराबर, और ये क्या हो जाएगा दूरी यानी d, और बटे में ये x माइनस 2 यहाँ पे ले लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने t को इधर x चेंज कर दिया और x माइनस 2 को इधर ले आए, तो ये हमारा t बराबर इतना आ गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम धारा की दिशा में अगर देखें तो धारा की दिशा में चाल कितनी थी, x धन 2, और वो कह रहा है, अब इस बात पे ध्यान दें कि वो कह रहा है कि विपरीत दिशा की तुलना में धारा के साथ वह दुगनी दूरी से तय कर सकता है। यानी अगर धारा की विपरीत दिशा में उसने दूरी तय करी थी d, तो धारा के साथ में वो दूरी तय करेगा 2d यानी 2 गुना, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, इस दूरी का दोगुना यानी 2d, और बटे में टाइम समय। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी टाइम को हम इधर ले लें और इसको x प्लस 2 को हम बटे में ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 2d और बटे में x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड बराबर है, टाइम बराबर है, तो इसका राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो हम जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो टाइम बराबर है तो इसकी राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, यानी राइट साइड क्या है इसकी d बटे में x माइनस 2, और बराबर ये कितना हो गया, यहाँ पे 2d था, यहाँ पे x नहीं था, ये कितना था 2d था, तो इसको d कर देते हैं अपन, है ना। तो ये है 2d और बटे में x प्लस 2। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो पहले तो d से काट दीजिए, इसको d से d को काट दिया। अब यहाँ पे क्या है, कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 2, क्योंकि x धन 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये तो x धन 2 का x धन 2 आ जाएगा, और x माइनस 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुणा x बराबर हो गया 2x, और 2 दूनी 4 और धन ऋण ऋण, तो ये हो गया ऋण का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको 2x को यहीं रहने दें और इस x को इस साइड में ट्रांसपोज करें तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये 2 तो यहाँ था ही, और ऋण का 4 इधर ले जाएंगे तो ये धन का 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 4 और 2 6, यानी x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। x बराबर 6 हो गया, यानी हमने क्या निकाल लिया, मास की स्पीड निकाल ली इसमें। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्थिर पानी में 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या इसकी चाल निकाल ली, यानी ये आ गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि x बराबर यानी मास की चाल क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई। अब वो कह रहा है स्थिर पानी में 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब समय बराबर क्या है, देखिए टाइम, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, तो दूरी है 3 किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर थी, और चाल कितनी आई मास की 6, तो 3/6 यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई थी, तो दूरी कितनी तय करनी है उसके 3 किलोमीटर, और क्या काय में स्थिर पानी में, इसलिए 3/6 बराबर कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। लेकिन यहाँ पर उत्तर तो मिनट में है, तो 1/2 घंटे को हम मिनट में बदल लेते हैं, तो 1/2 को अगर हम मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना होगा, तो 2 से 30 बार कटा, यानी 30 मिनट इसका उत्तर आ गया, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच में शटल करती है, तो ए और बी के बीच में एक रेलगाड़ी शटल कर रही है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। मान लें कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है और ट्रेन पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ रही है, तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमें समय निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस बात को समझ लें इस डायग्राम के जरिए कि ए से बी तक ये गाड़ी जो है ट्रेन शटल कर रही है, ए से बी तक जा रही है, और इसके बीच में 5 इस तरह के स्टॉपेज हैं, 5 स्टेशन हैं। तो ये 1 2 3 4 5 हमने स्टेशन बना दिए, और हर एक स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। तो 10 और प्लस 10 ये कितना होगा 20, और प्लस 10 30, और प्लस 10 40, प्लस 10 50, और प्लस 10 हो गए पूरे कितने 60, यानी हमारी दूरी कितनी हो गई
दूरी हो गई हमारी 60 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रत्येक का है, तो ये हो गई हमारी 60 किलोमीटर दूरी। ठीक है, दूरी हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, चाल कितनी है उसकी, देखिए चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी चाल बराबर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल है। तो अब हमें क्या करना है, समय निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में चाल। दूरी कितनी है इसकी, 60 है, और बटे में चाल लिख दें, तो चाल कितनी है, 50 है, तो बटे में 50 लिख देते हैं, 0 से 0 कटा, ये हो गया 6/5 घंटा। क्या आ गया, 6/5 घंटा। अब 6/5 घंटा आ गया इसको, लेकिन उत्तर तो मिनट में है, तो हमें मिनट में निकालना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं हम 6/5 घंटा, यानी 6/5 और गुणा 60। तो अब ये वैल्यू काय में आ गई, मिनट में आ गई। तो देखिए 5 से काटिए तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12×6 72 मिनट। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। देखिए 72 मिनट, तो ये क्या आया, अगर ये इसकी 50 किलोमीटर की चाल से चलती है तो ये ए से बी तक चलने में इसका कुल समय 72 मिनट लगेगा। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि वो हर एक स्टॉपेज पे 5 मिनट के लिए रुकता है, और कुल मिलाकर के 5 स्टॉपेज हैं। तो 5 स्टॉपेज हैं और प्रति स्टॉप पे वो 5 मिनट रुकता है, तो 5 × 5 यानी बराबर 25 मिनट ये हॉल्ट के भी हमें इसमें जोड़ने होंगे। तो ये जोड़ना जरूर ध्यान रखें आप। और 5 और 2 7 और 7 और 2 9, यानी कुल मिलाकर के उसको कितना समय लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, 97 मिनट, यानी 97 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप यूनिट से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टोटल करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए 6 अंक हैं, 6 नंबर हैं, 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्याएं हैं, तो इन 6 संख्याओं को इकाई अंक को जोड़ दें सिर्फ हम। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, यानी इसके इकाई पे अंक आएगा 8। अब देखिए इनका औसत दिया हुआ है, तो औसत को अगर हम कितने संख्याओं का गुणा कर दें तो उसका कुल मान आ जाता है। तो उसका टोटल, और इसके इकाई अंक से टैली होना चाहिए, इसके टोटल का इकाई अंक, तो इसमें हम गुणा 6 करेंगे अगर, तो 6 8 48, यानी इसके इकाई अंक पे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी पहला ही उत्तर हमें सही लग रहा है। लेकिन सारे चेक कर लेते हैं पहले, जब तक सारे चेक नहीं करें तब तक हम कन्फर्म ना हो। ठीक है, तो गुणा में यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे 2 आया, तो ये तो है नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पे गुणा 1 करते हैं तो इकाई अंक पे 6 एकम 6 आएगा, तो यहाँ पे भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें तो इकाई पे 8 अंक चाहिए। और यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे गुणा 6 करेंगे तो 6 36, यहाँ पे भी यूनिट पे 6 आ रहा है, जो कि हमारे उत्तर की संतुष्टि नहीं करता है। वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जोड़ के भी करेंगे तब भी उतना ही आएगा। देखिए अगर डायरेक्ट जोड़ के करेंगे तो 4 3 7 5 12 3 15 और 2 17 और 1 18 की 8 हाथ का आया, 1 3 और 1 4 4 8 8 5 13 13 6 19 19 और 1 20 6 26 4 30 4 34, तो ये हो गया कितना 348, और बटे में कितना है 6, तो इसको कर लीजिए, तो 6 पंजे 30 और 6 8 48, यानी 58 औसत आ गया। ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, कैसे भी कर लें आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये चोर सिपाही का खेल है। तो एक चोर 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा गया। तो अब पुलिसकर्मी के द्वारा ये 200 मीटर दूरी पर देखा गया। ये पुलिसकर्मी है, ये पुलिस है, ठीक है, ये पुलिस और ये चोर है। तो इसने 200 मीटर दूरी पे देखा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, अब वो क्या करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करेगा। चोर दौड़ना आरंभ करता है तो पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर, यानी चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ रहा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब दौड़ के ये कहीं आगे पकड़ेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने आगे दबोच लिया है, इसने, पुलिस ने इस चोर को यहाँ पे पकड़ लिया है। ठीक है, तो अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, वो ध्यान से समझें। तो वो कह रहा है कि पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा। तो वो कह रहा है कि पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो हम इसका समय निकाल लें कि इसको कितना समय लगा पकड़ने में। तो समय बराबर, यानी टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे
अब देखिए समयांतर निकालना है हमें कि कितने समयांतर के बाद पकड़ेगा, तो समयांतर निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि दूरी और बटे चाल में अंतर, दूरी बटे चाल में अंतर, क्योंकि चाल में अंतर से ही तो पकड़ेगा। ये 1 किलोमीटर तेज दौड़ रहा है, ये 11 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ रहा है, जबकि चोर 10 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ रहा है, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से अंतर कवर करेगा। तो स्पीड में दूरी बटे चाल में अंतर, यानी चाल में अंतर। तो इसको ये बात हमें ध्यान रखनी है, इस चाल में अंतर। तो अब देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो 200 मीटर को सबसे पहले हम किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो 200 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो अब ये किलोमीटर में बदल गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट, ये 2 0 कट गया, 2/10 है। तो 2/10 का मतलब 0.2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे दूरी कितनी है हमारी, 0.2 किलोमीटर, ठीक है। और बटे में चाल में अंतर कितना है, 11 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, यानी चाल में अंतर 1 है। तो ये 0.2 और बटे में 1 है, तो इतना ही समय हो गया। क्या हो गया, 0.2। अब ये घंटे में आ गया हमारा समय, क्या आ गया, घंटे में समय आ गया। प्रति घंटा था, घंटे में हमारा समय आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी दूरी निकालनी है कि पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा। तो पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा, ये भाषा, ठीक है। पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुणा चाल, ठीक है। तो समय गुणा चाल, अब समय कितना आ गया हमारा, 0.2 घंटा, और गुणा चाल, यानी पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 दूनी 22 और 1 अंक बाद दशमलव लग गया, यानी 2.2 किलोमीटर के बाद में ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वो कह रहा है कि 4/9 की घाते -4 को किस संख्या से भाग दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि x संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल इतना प्राप्त हो। तो हम लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 4/9 और इस पूरे की पावर है कितनी, -4, और माना कि x से भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/2 की घाते 4, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है ये पावर, तो अगर हम इसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें, यानी इसको अगर हम ऐसे लिख दें 9/4, तो ये पावर क्या होगा, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और इस x को हम यहाँ ले जाते हैं, तो बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 की घाते कितनी है, 4, और गुणा में x। अब x की वैल्यू हमारी आसानी से निकल आएगी। तो सबसे पहला तरीका तो हम ये करें कि इसको ऐसे कर दें कि ये 4 की घात 4 है, इसको हम 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 4 की घात 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की घात 4, यानी 2 की घात 4 और गुणा में 2 की घात 4। तो इसके हर को हम 2 भागों में अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 की घात 4 और गुणा में, अब ये घात क्या है, हर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 की घात 4, ठीक है। 1/2 की घात 4, इसको हमने बटे में 4 जो था ना, तो यहाँ पे 2 और 2, देखिए यहाँ पे तो ये पूरी कंबाइंड घात है और यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये 1/2 की घात 4 और यहाँ पे भी कितना था, 1/2 की घात 4 और गुणा में x। तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। और उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 9/2 की घात 4। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो 9/2 की घात 4 यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लें आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूरा सूत्र पर बेस्ड है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें इसने x² + 1/x² की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसमें x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, x धन 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग कितना हुआ, x² धन दूसरी संख्या का वर्ग, तो 1 का वर्ग हुआ 1 और बटे में x का वर्ग हुआ x² और धन दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना। तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या होगा, x एक संख्या है, दूसरी संख्या 1/x है और इनका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 1/x। अब देखिए x से x तो कट गया, अब यहाँ पे वैल्यूज हमें निकालनी है। तो x + 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दें। तो x धन 1/x का वर्ग यानी होल स्क्वायर बराबर x² + 1/x² की वैल्यू हमें दी है 23। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 23 लिख देंगे। और धन में यहाँ पे 2 एकम 2 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 23 और 2 25। तो अब हम x + 1/x
x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस साइड का हम वर्गमूल कर देंगे, तो ये वर्गमूल 25, तो x धन 1/x का मान कितना आ जाएगा, धन ऋण 5। ठीक है, इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मान हो सकते हैं, तो धन ऋण 5 यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चित्र में दिया गया है कि SPQ 65 है, तो SPQ ये 65 डिग्री है, तो इसको हम 65 लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 65 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, 65 डिग्री है। और SQP ये वाला SQP मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 70 डिग्री है, ये है 70 डिग्री। तो अब देखिए ये ट्रायंगल SPQ में PSQ की वैल्यू हम निकाल लें, तो एंगल PSQ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 होगा, तो 180 डिग्री में से अगर हम इन दोनों के योग को माइनस कर दें, यानी 65 और 70 को जोड़ लें और 180 में से माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 7 6 13 135। तो ये कितना हो गया, PSQ बराबर कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पे 180 में से 135 घटाए तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री, यानी इसका मान आ गया हमारा 45 डिग्री। ये आप मुंह जवानी भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि SQP इतना है, तो PRQ का मान बताइए, यानी इसका मान बताना है PRQ का। तो जैसा कि हमें पता है कि एक ही जीवा पे एक ही जीवा से परिधि के किसी भी बिंदु पर बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं एक ही साइड में। यानी यहाँ पे जितने भी कोण बनते हैं, देखिए इस तरह से मान लीजिए जीवा है और यहाँ से ये कोण जो बने, ये वाला जो कोण बनेगा वो परिधि के किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ पे जो कोण बना ये आपस में बराबर होंगे। तो उस बेस पे क्या होगा, जब PSQ कितना है, 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि PSQ का जितना मान है उतना ही मान हमारा कोण PRQ का ही होगा। तो PRQ का मान भी उतना ही होगा, यानी 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भाग दे के कर लें या गुणनखंड विधि से कर लें। गुणनखंड विधि से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखिए अगर हम इसके गुणनखंड करें तो माइनस का 72 है, इसका मतलब हमें इसका अंतर निकालना होगा। तो 9 8 72, यानी 9 में से 8 गए, तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए x² प्लस 9x माइनस 8x और माइनस 72 और बटे में भाग देना है हमें किससे, x माइनस 8 से। अगर हम इसको x को कॉमन ले लें ऊपर वाले में, तो यहाँ पे बचेगा x धन 9 और दूसरे में यहाँ पे माइनस 8 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी बचेगा x धन 9 और बटे में तो ये चल ही रहा है हमारा x माइनस 8। तो अब देखिए इसमें से x प्लस 9 तो ये है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये x प्लस 9 इधर भी है, x प्लस 9 इधर भी है। तो बाकी क्या बचेगा, x ऋण 8 बचेगा। तो x ऋण 8 यहाँ पे ले लिया, बटे में x ऋण 8 था, तो इनको आपस में कट जाना है और उत्तर आपका आ जाना है x प्लस 9। अगर आप भाग दे के भी देखेंगे तब भी इसका x प्लस 9 बचेगा। वैसे इसका शॉर्टकट ही, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 9 8 72 यानी x प्लस 9 इधर आएगा और दूसरे में 9 माइनस 8 यानी x माइनस 8 आएगा और x माइनस 8 कट जाएगा, तो x माइनस 9 x प्लस 9 वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 8 कट गया, x प्लस 9 यानी ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम एक अलग तरीके से आपको बताते हैं कि धनराशि की गणना करनी है। यदि मूलधन 6000 रुपये है और अवधि 2 वर्ष है और ब्याज की दर 5% है, तो ब्याज की दर को हम पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/100, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। तो 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, यानी अगर प्रिंसिपल 20 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 20 धन 1 यानी 21, 20 धन 1 यानी 21। बस इसी बेस पे हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था 20, अमाउंट कितना हुआ 21, समय कितना है 2 वर्ष, तो इसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ भी 20 लिखेंगे और यहाँ पे भी 21 लिखेंगे, 20 के नीचे 20, 21 के नीचे 21, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष है। अब 20 और 20 का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का क्या करना है, अपने को गुणा करना है और इन दोनों का भी अपने को गुणा करना है। तो 20 बीसम 400, 20 बीसम 400,
तो ये 400 हो गया, और 21 21 हम 441 हो गया। ठीक है, अब हमें मूलधन के नीचे मूलधन लिखते हैं। हमें 6000 मूलधन दिया हुआ था, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 6000। अब देखिए 6000, तो 400 से 6000 कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना ज़्यादा है? 15 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? 15 गुना ज़्यादा है। तो इसमें भी 15 से गुणा कर दीजिए 441 में। तो 15 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 एकम 15, हाथ का है 1, 15 चौके 60 और 1 61, 6 15 चौके 60 और 6 66, यानी 6615 रुपये ये इसका अमाउंट आ गया। क्या आ गया? इसका जो है चक्र कितने पे? इतने रुपए हो जाएंगे, 6615 रुपये हो जाएंगे 2 वर्ष बाद। 5% की दर से 6000 रुपये मूलधन कितने में बदल जाएगा? 6615 रुपये हो जाएंगे इसके ब्याज समेत। ठीक है, तो ये इसका तरीका आपको शायद पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभा भवन में इसमें 7225 छात्र हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, छात्र और पंक्ति दोनों बराबर हैं। वो कह रहे उतने ही छात्र हैं जितनी सभा में पंक्तियां हैं। तो छात्र और पंक्ति दोनों बराबर हैं। तो अब इसमें पंक्तियां निकालनी है हमको। ठीक है, छात्र तो इसमें दिए हुए हैं, तो छात्र नहीं निकालने, हमें पंक्तियां निकालनी होंगी एक्चुअली। तो या तो पंक्तियों का क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा कि सभा भवन में छात्रों की कितनी पंक्तियां हैं, या सभा भवन में एक पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो दोनों ही निकालने का एक ही तरीका है। और यहाँ पे छात्र और पंक्ति जब बराबर है, यानी ये अगर x है और ये भी x है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? x इंटू एक्स आ जाएगी, तो इसका वर्ग होगा। ठीक है, ये इसका वर्ग होगा। तो x इंटू एक्स और बराबर कितना है? ये 7225। 7225। चूंकि सीधी सी बात है, जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, नहीं इसका हमें वर्गमूल कर देना है। तो वर्गमूल निकाल लो, तो इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? ये 7225 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 7225। अब 7225 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 7225 का वर्गमूल 85 होता है। ठीक है, तो 85 होता है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये परिमेय संख्या का घन है, ये दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ये परिमेय संख्या का घन है। तो घन कितना है परिमेय संख्या का? निकाल लेते हैं अपन। तो ये है 5 8 3 2, और इसके दशमलव हटाएंगे तो कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के ऊपर 6 शून्य आ जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 5832 किसका का घन क्या होता है? क्योंकि वो कह रहा है परिमेय संख्या का घन कितना है, तो इसका मतलब इनका क्यूब रूट करना है। हमें क्या करना है? इसका घन मूल निकालना है। तो इनका घनमूल निकालेंगे तो 5832 का जो घनमूल होता है वो होता है 18। और यहाँ पे देखिए 2 4 6, इसका सीधा तरीका है कि ये 2 जीरो मतलब 3 जोड़े बन गए, 2 जीरो के 3 जोड़े बन गए, यानी 100 आ गया इसका। तो 18 बटे में 100 आ गया। 18 बटे में 100 आ गया, तो इसको काट लीजिए। 2 नाम 18 और 2 से ये 50 बार कट जाएगा, यानी 9 बटे 50 इसका उत्तर आ गया। तो 9 बटे 50 यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो अगर हम इस तरह से देखें कि ये मान लीजिए एक वर्ग है, और वर्ग की क्या कह रहा है? वो 24 भुजा है, यानी 24 ये है और 24 ही ये है। ठीक है, और वर्ग का तो आपको क्षेत्रफल पता ही है, भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग। और यहाँ पे आयत दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई दी है, तो ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई कितनी है? 16। तो इसको 16 लिख लेते हैं, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो इसकी लंबाई को हम मान लें कि x सेंटीमीटर है। लंबाई को x सेंटीमीटर है। चूंकि क्षेत्रफल वो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा? भुजा का वर्ग यानी 24 गुणा 24। ठीक है, और ये किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? x है, और चौड़ाई कितनी है? 16 है। तो अब इसको काट लीजिए। देखिए 8 से काटिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 12 बार। तो x बराबर 12 तिया 36 आ जाएगा। 12 तिया 36 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PAQ ये जो है PAQ त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री तथा ACB बराबर 60 डिग्री हो, तो CAB का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे देखें कि एक त्रिभुज है ए बी सी और इस पे एक समांतर भुज है। वो कह रहा है समांतर एक रेखा है, इसके कौन सी समांतर रेखा है, पी, इसमें पी ए क्यू एक समांतर रेखा है, तो ये पी ए क्यू एक समांतर रेखा है इस त्रिभुज पे, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें त्रिभुज पी ए बी, देखिए पी ए बी ये वाला पी ए बी कितना दिया हुआ है 55 डिग्री, पी ए बी दिया हुआ है कितना 55 डिग्री, तो यहाँ पे 55 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कोण ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि पी ए क्यू समांतर है बी सी के, इसका मतलब ये पी ए बी और ए बी सी एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। अब इसमें हमें सी ए बी यानी ये वाला कोण निकालना है, तो ये वाला कोण निकालना है तो 180 में से इन दोनों के योग को घटा दीजिए तो आ जाएगा। तो किस तरह से निकाल लेंगे अपन कि कोण सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 180 और माइनस और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 55 और धन 60, तो 55 और 60 कितने हो गए 110, 115, तो 180 माइनस 115, तो अब 180 में से 115 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो कोण सी ए बी बराबर कितना हो गया 65 डिग्री। 65 डिग्री यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और इसमें कह रहा है कि ए बी समानांतर है डी सी के, ठीक है। तो ए बी समानांतर है डी सी के और डी सी बी सी पर अभिलंबवत है, डी सी पर देखिए डी सी बी सी पर अभिलंबित है। यदि कोण डी ए बी बराबर 110 डिग्री हो तो ए बी सी माइनस ए डी सी बराबर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से एक ये बना लिया हमने समलंब चतुर्भुज और वो कह रहा है इसमें देखिए अब ध्यान से देखें कि ए बी समानांतर डी सी के, तो ये समानांतर है इसके, ठीक है। फिर वो कह रहा है डी सी बी सी पर अवलंब है, तो डी सी बी सी पर अवलंब है इसका मतलब ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। अच्छा ये और ये समांतर हैं तो ये BC क्या है, ये ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा है और ये कंसिक्यूटिव इंटीरियर्स हो गए और कंसिक्यूटिव इंटीरियर्स का मान कितना होता है कुल 180, यानी इसका मतलब ये है कि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से हम 90 घटाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है क्योंकि ए भी समांतर रेखा है DC के, ठीक है। और ये कोण वो कह रहा है लंबवत है यानी 90 है और ये क्या है एक त्रियक रेखा है तो ये 90 है, तो 180 माइनस 90 यानी ये भी 90 हो गया। अच्छा तीसरी बात वो कह रहा है DAB 110 है तो DAB को 110 कर दीजिए। अब देखिए अब सिर्फ आपका ये कोण रह गया निकालना, तो ये कोण कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से तो ADC हमें कोण को निकालना है पहले तो, क्योंकि इसमें ABC माइनस ADC की वैल्यू निकालनी है। तो कोण ADC बराबर क्या होगा 360 में से माइनस करेंगे, अब इनको माइनस हम डायरेक्ट कर लेते हैं 110 और 90 200 और 90 290, तो ये कितना हो गया 290 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 290 माइनस करेंगे तो 0 का 0, 16 में से 9 गए 7 यानी 70 डिग्री आया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, अब तो प्रश्न बहुत आसान हो गया। ABC जो कि हमारा ABC कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मान कितना है 90 डिग्री, ये हमने निकाला हुआ है। और माइनस ADC को भी हमने निकाला हुआ है, ADC कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो 90 में से 70 गए तो कितना बचा 20 डिग्री, तो उत्तर क्या आ गया इसका 20 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करना है, x इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे काट दीजिए, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 पंजे 10, इनका गुणा होगा कैंची गुणा, तो ये कितने हो जाएंगे बराबर में 10 आ जाएंगे। तो 10 बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 बराबर 3x और -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 3x। अब देखिए 3x और 3x ये धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3x धन 3x बराबर 6x, और ये 10 और ये -5
इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 15 बराबर 6x हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 और बटे में 6। काट लीजिए इसको, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर 5/2 आ गया। तो x बराबर 5/2 यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेलन का है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4:7 दिया हुआ है। तो इसको 4x और 7x में मान लेते हैं। हम क्या मान लेंगे, इसकी त्रिज्या यानी r मान लेते हैं 4x और इसकी ऊंचाई यानी h बराबर मान लेते हैं 7x। अब वो कह रहे हैं यदि इनका आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसी सूत्र की वैल्यू रख देनी है। तो अब पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम बराबर क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है 352। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 352। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी, 4x का स्क्वायर। तो 4x गुणा 4x, आर का स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देते हैं, बेटर है 4x गुणा 4x और गुणा h कितना है 7x। तो इसको लिख दीजिए 7x। ठीक है, और बराबर कितना है 352। ठीक है, तो 352। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 22 से कट जाएगा ये डायरेक्ट, ये देखिए 22 एकम 22 और यहाँ पे बचे कितने 13, 22 छक्के 132। तो ये 16 बार कट गया। ठीक है, 16 बार कट गया और 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और ये भी आपस में क्या है, गुणा में है। तो ये 7 से 7 कट गया। तो यानी क्या हुआ, x अब सब कट गए तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो x बराबर 1 नहीं आया, x गुणा x बराबर 1 यानी x की घात 3 बराबर 1 आया। x की घात 3 बराबर 1 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 ही आने वाला है। तो इसका घनमूल लेंगे तो 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 1 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि हमारी बताइए कि त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या क्या मानी थी हमने, r बराबर थी 4x। तो 4 गुणा और x की वैल्यू रख दीजिए। तो 1 तो 4 गुणा 1 यानी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4 एकम 4 और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे घन सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में इसका उत्तर आ जाएगा। त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये बेलन का चित्र भी इस तरह का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चित्र इसकी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे PQRS एक पैरेललो यानी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PQ को Q बिंदु तक बढ़ाया गया और इसमें QRS कोण QRS बराबर 125 डिग्री है। तो कोण RQT बराबर कितना होगा। तो देखिए अब इस तरह से एक हमारे पास में ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और वो कह रहा PQ को T बिंदु तक यानी PQ को यहाँ T बिंदु तक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अपन ने बढ़ा दिया। अब वो कह रहा यदि QRS ये वाला QRS कितना है 125 डिग्री है। तो अगर वो कह रहा QRS 125 डिग्री है तो RQT कितना होगा। तो अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज था यानी PQ समांतर है SR के और इसी को PQ को T तक बढ़ाया यानी PT भी क्या हो जाएगी, PT समांतर हो जाएगी SR के। और QR क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो QR एक तिर्यक रेखा है इसलिए ये कोण QRS बराबर कोण RQT हो जाएगा क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण है। तो जितना मान इसका है किसका, QRS का, जितना मान QRS का है उतना ही मान RQT का होगा यानी इसका मान भी कितना होगा 125 होगा क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण है। तो 125 डिग्री यानी ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक कंप्यूटर का एक सवाल ये भी कर लेते हैं। एक कंप्यूटर का मूल्य जो है 20,650 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो 20,650 इसका मूल्य दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 20,650। अब कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित यानी इंस्टॉल करने में खर्चा कितना आ रहा है 450 रुपये का। तो 450 रुपये खर्चा आ रहा है तो इसमें ये लागत भी इसमें जुड़ जाएगी। अब कुल के मिला के ये जो नया CP इसका बन गया वो कितना बन गया 0, 5 और 5 10 और 1, 6 और 7 और 4 11 और यहाँ पे 21 हो गया, 20 और 1 21 यानी 21,100 ये हमारा न्यू CP हो गया।
ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब वो कह रहा है कि इसको यदि कंप्यूटर को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 15% को अगर हम भिन्न के रूप में बदल लें तो 15% का मतलब 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 बीसम 100, यानी 20 पे 3 लाभ मिल रहा है। ठीक है, 20 पे 3 लाभ मिल रहा है, इसका मतलब 23, 20 धन 3 23, तो 23/20 अगर हम इसका निकाल लें तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा ये एसपी यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा, इससे विक्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। यानी 23/20 गुना इसका निकाल लेते हैं तो कितना है 21,100, तो 21,100 और गुणा में यहाँ पे कर देते हैं 23/20, तो इससे शॉर्ट हो जाएगा, आसानी से सवाल हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, काट पीट के बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कटा और 2 से काट लीजिए ये, तो 2 एकम 2 0 आया, फिर 11 हो गए तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी ये हो गया 1055। और 1055 को 23 से गुणा कर लेते हैं, तो 1055 को अगर हम 23 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 1 का 1 आ गया यहाँ पर, और 3 एकम 3 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11, तो यहाँ पे 1 आ गया और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 5 6 2 4, ठीक है, और कितना हो गया ये यहाँ पे 2 4 और ये 2 का 2 आ गया, तो 2 4 2 6 5, 2 4 2 6 5, तो 2 4 2 6 5 यानी 24,265 ये आ गया ना। कितना आया इसका 24,265 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया 24,265 रुपये, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपने किया और आपने देखा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।